गुड इवनिंग भावना। मेरा बजट मेरी बचत, ये है हमारी स्पेशल सीरीज़ जिसमें हम आम बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज हम से बाहर निकल के धरातल पर उतरने की हमने कोशिश करी और इसी बीच हमारी मुलाकात हुई है 3 ख़ास शख्सियतों से। तो हमने सोचा कि उनके ज़रिए हम थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करें कि बजट, एक आइडियल बजट दरअसल कैसा होना चाहिए। स्वागत करते हैं नरेंद्र जोशी साहब का। CEO हैं जोश प्रो कम्युनिकेशंस के और जाने माने इमेज एंड ब्रांडिंग कंसल्टेंट हैं। सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं प्रहलाद अधिकारी जी, जाने माने सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, IIT बॉम्बे से जुड़े रहे हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स पे आप उन्हें एडवाइस भी करते हैं। प्रहलाद अधिकारी जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार साहब जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, और आप क्लाइमेट चेंज पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रवीण बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले नरेंद्र सर आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा, अब क्योंकि आप ब्रांडिंग और इमेज पे काम करते हैं। ये ब्रांड इंडिया को लेकर काफ़ी मोदी जी एंड गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है कि हम कैसे भारत को एक अच्छे ब्रांडिंग करके पूरी दुनिया के सामने रखें। बजट बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा क्योंकि जितना पैसा हम खर्च करेंगे उतना हम शेप कर पाएंगे अपनी इंडिया की इमेज को, और टारगेट हमारा है 2047 विकसित भारत। आपको क्या लगता है एक आइडियल बजट अच्छी ब्रांडिंग के लिए किस तरह का होना चाहिए? कौन कौन से फोकस्ड एरियाज होने चाहिए कि हम इमेज बना पाएँ इंडिया की? सबसे पहले आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि एक एरिया है जो ब्रांड इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया शायद नहीं पूरा कर पा रही है, वो है टूरिज्म को प्रमोट करना। बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो एक ही चर्चा होती है, मतलब इंडिया के बारे में जब लोग बात करते हैं तो दे टॉक ओनली अबाउट IT, कि आपने IT में इतना किया, आपने IT में किया। अगर आप वर्ल्ड के जो जितने भी टॉप डेस्टिनेशंस हैं, अगर आप उन सब जगहों को देखो, वो हर चीज़ इंडिया में मौजूद है। आई नो समवेयर हम लोग शायद वो इनक्रेडिबल इंडिया के थ्रू वो नहीं कर पा रहे। आई थिंक वहाँ पे हमें बहुत फोकस करना चाहिए बिकॉज ऐसी बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको हम टैप नहीं कर पा रहे हैं। 2 years बैक मैं न्यूयॉर्क गया था। मेरे लिए एक खुशी की बात थी कि जो वर्ल्ड का जो सबसे महंगा रियल एस्टेट स्पेस इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है वो है टाइम्स स्क्वायर। वहाँ पे मैंने केरला टूरिज्म की ऐड देखी थी, पोस्टर लगा हुआ था, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बट वो उससे और कहीं ज़्यादा हमें अग्रेसिव होना है। आई एम श्योर बिकॉज वी हैव एवरीथिंग टू ऑफर एंड द वर्ल्ड डजंट नो अबाउट इट। एब्सोल्युटली सर। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का एक बड़ा पेन पॉइंट ये भी रहा है कि हमने टूरिज्म के क्षेत्र में काफ़ी काम तो कर रहे हैं बट हमने टूरिज्म को एज इंडस्ट्री का भी दर्जा नहीं दिया है, और उस वजह से जो उनकी फंडिंग है, उनके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो शायद अभी एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बार बार जब भी बजट आता है तो टूरिज्म सेक्टर बोलता है कि हमें पहले इंडस्ट्री का दर्जा तो दीजिए साहब, उसके बाद तो हम इंडिया को टूरिस्ट हब बनाएंगे दुनिया का। बट इस बीच काफ़ी काम हुआ है और बहुत सारे सैलानी भी इंडिया आ रहे हैं और इंडिया के लोग भी बाहर जा रहे हैं। मैं चाहूँगा प्रहलाद सर के पास आना। सर सोशल सेक्टर में कौन कौन से पेन पॉइंट्स अभी आप देखते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बजट में फोकस करना चाहिए? देखिए दीपक भाई, जहाँ तक हम सोसाइटी की बात करते हैं, एजुकेशन है और हेल्थ केयर है, ये बेसिक पिलर्स हैं। फिर एजुकेशन, ऑफ एक अच्छा एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ केयर है, तो उसके ऊपर में आता है लाइवलीहुड। लेकिन इन सब के लिए आज की डेट में जो है हम वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं। AI ने बहुत सारा जो है हमारी ज़िंदगी बदल दी है, ट्रांसफॉर्मेटिव एज में हम लोग हैं, तो हम लोग को उस हिसाब से सोचना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन क्या हो सकता है और सोशल सेक्टर उसमें क्या अपनी भूमिका अदा कर सकता है, ताकि जो लोग हैं, एक तो हम शहरों में, एक इंडिया है, दूसरा भारत है। तो मैं तो गांव में जाता हूँ, उत्तराखंड के दूर दराज के गांव में हम लोग काम करते हैं, तो वो जो भारत है, बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे, तो वहाँ तक लोगों को जो भी हम बॉर्डर में बजट में या जो पॉलिसीज़ हैं उनमें जो प्रावधान कर रहे हैं उनको एक्सेस कैसे मिले, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। क्योंकि मैं साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स में काम करता हूँ, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सोसाइटल चेंजेस कैसे लाए जा सकते हैं, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जय जवान जय किसान हम बोलते थे, फिर उसके बाद जय विज्ञान जय अनुसंधान उन्होंने
दो जय अनुसंधान। टर्म्स जोड़े हैं और उसका बहुत सारा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये जय अनुसंधान जो जुड़ा है, ये वाकई में अनुसंधान की जय हो भी रही है या नहीं? क्योंकि ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस बहुत है कि अनुसंधान हो, बट प्रॉब्लम अभी भी, मैं अभी कुछ रिसेंट हम देख रहा था कि हमारे यहाँ अभी भी क्वालिटी ऑफ रिसर्च उतनी अच्छी नहीं है। रिसर्च तो हो रही है, मतलब बहुत सारे PhDs निकल रहे हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, बट अब या तो ये हो सकता है, इसमें एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि इंटरनेशनल बायर्स है और इसीलिए इंटरनेशनल जर्नल्स में हमारे अनुसंधानों को उतनी जगह नहीं दी जा सकती। लेकिन जो लोग ग्राउंड पे रह के काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक्चुअल में अभी हमारे यहाँ क्वालिटी रिसर्च वर्क नहीं हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो ऑर्गेनाइज रिसर्च है, जिसमें आपके नंबर ऑफ PhDs की आप बात करें, हम मेरे ख्याल से इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग PhDs, राइट। और दूसरा है कि जो रिसर्च के लिए हमारा बजटरी एलोकेशन होता है, करीब 0.6 to 0.8% का बजटरी एलोकेशन होता है, जबकि जो एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सो जैसे US है, चाइना है, इनका 2% के आसपास है। अमेरिका का सर GDP का 6% है अपनी रिसर्च पे वो खर्च करते हैं। हाँ, तो हम अभी 1% पे नहीं आए। लेकिन हमारा जो कहना है कि उसका इम्पैक्ट, जो रिसर्च हम कर रहे हैं, वो रिसर्च केवल रिसर्च पेपर पब्लिश करने तक सीमित ना रहे। जो व्यक्ति माड़ा मुनस्यारी में रह रहा है, उसके लिए उस रिसर्च का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आज की डेट में क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, सारी की सारी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है, लेकिन उसमें जो रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च का इम्पैक्ट उस व्यक्ति की लाइफ पे क्या पड़ रहा है जो ग्लेशियर के पास रहता है, Right. जिसकी जिंदगी हमेशा खतरे की जद पे है। जो रिसर्च हो रही है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं या रिस्पॉन्स रिकवरी, उस तरह के जो सिस्टम्स हैं, उनमें जो रिसर्च हो रही है, उसका उस व्यक्ति की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, Right, sir. क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, Right. उसकी तरफ हमको सोचना राइट, चाहिए। मैं चाहूँगा प्रवीण जी के पास अब माइक आए। प्रवीण जी, अपने आप यंग हैं, आप एजुकेशन में भी हैं, अभी आप वो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, रिसर्च एंड उन सब से आप निकले भी हैं। नाउ यू आर इनटू एकेडमिक्स। आपको कहाँ पे लगता है हायर एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन में हमारे यहाँ फोकस काफ़ी है, गवर्नमेंट काफ़ी कुछ काम कर रही है, बट रातों रात चीज़ें बदलेंगी नहीं। हायर एजुकेशन में भी कौन कौन से पेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम अच्छा वर्क फोर्स निकालें, हम एक अच्छी ब्रीड ऑफ साइंटिस्ट, वर्क फोर्स, इंजीनियर्स, सब लोग निकालें, उसमें क्या करना चाहिए? ने विकसित भारत की बात करी थी, 2047 तक हमारा टारगेट है। वो अचीव करने के लिए जो हम सब लोगों को पता है, एजुकेशन इज़ अ बिग सेक्टर, सबसे बड़ा एक सहयोग उसका होगा। आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें, एग्जांपल किसी का भी, सबसे पहले जो फोकस किया गया हेल्थ एंड एजुकेशन, जैसे प्रहलाद सर ने भी बोला, तो एजुकेशन इज़ अगेन अ वेरी बिग सेक्टर वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट। Again, we need quality of education, not just in numbers, in quantities. So again, हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में जो लागू हुआ, स्टार्ट हुआ था, उसमें देखिए 6% जो है हमारा टारगेट था GDP का, जो हमें कंट्रीब्यूट करना था एजुकेशन सेक्टर के लिए। बट अभी भी अगर हम आज देखें तो अराउंड 4.5% के लगभग हम, या 4.6% के लगभग हम रह पा रहे हैं उसके अराउंड। हमको इस नंबर को पहले तो बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, ऑल्दो जो ग्लोबल एवरेज है अगर आप देखें वर्ल्ड में, वो 4% के लगभग रहता है, बट स्टिल गिवन दैट हमारा कंट्री अभी डेवलप्ड कर रहा है, इट्स लाइक ऑन अ पाथ टू बिकम मोर डेवलप्ड, सो वी नीड टू इम्प्रूव दिस नंबर. Second is that again the contribution in quality research. So again, as you were saying that in good countries, for example in developed countries, the contribution is around 2% कुछ रहता है, लगभग उससे कुछ ज़्यादा भी रहता है. तो अभी हमारा जो नंबर है वहाँ पे वो लगभग 0.7 से 1% के बीच में ही वो बना हुआ है. तो जब तक हम रिसर्च और इनोवेशन को ड्राइव नहीं करेंगे, जब तक हम क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक इस जो हम विकसित भारत का जो एक हमारा सपना है, हमें जो इंडिया को हम देखना चाहते हैं, वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा उस जब तक हम इस सेक्टर पर फोकस नहीं करेंगे. दूसरा मैं बात करना चाहूँगा, एक हमारे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास. एक प्रवीण जी, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने इंस्टीट्यूशंस की बात करी, अब एक बहस आ रही है नई, और एक आयरनी हमको दिखती है. अब IIT बॉम्बे में रिसेंटली हमने देखा कि वहाँ पर 47% ऑफ जो पास आउट्स हैं उनको प्लेसमेंट ही नहीं मिला, राइट. अब उसमें दो तरह की थ्योरी आती हैं. एक थ्योरी ये आती है कि साहब लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इसलिए वो जॉब पे नहीं जाना चाहते. जब हमने वहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी तो वो कह रहे हैं कि हमारा पैकेज, IITian को आप 4 लाख का पैकेज अगर ऑफर करोगे तो फिर वो कैसे इंडस्ट्री ज्वाइन करेगा. उसने IIT किया है, मतलब
उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो आपको लग रहा है कि एक बड़ा स्किल गैप भी कहा जा रहा है कि दुनिया में जितने डिसरप्शंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम वो स्किल तैयार नहीं कर पा रहा है, यानी कि अनएम्प्लॉयबिलिटी वाला जो इशू है वो एक हो रहा है। तो आप सहमत है इस आर्गुमेंट से कि स्किल डेवलपमेंट में भी और काम करना है? हाँ सर, बिल्कुल दीपक जी। अगर आप देखिए हमारे पास अभी लगभग 23 IITs और लगभग 31 NITs सिस्टम है हमारे पास। इन टर्म्स ऑफ दैट हमारा जो स्टूडेंट का नंबर है वो अराउंड 43 मिलियन है, अराउंड लगभग 4.25 करोड़ से ज़्यादा। अगर आप उसको देखेंगे, आप उसके लिए लगभग 50 प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन आप जो बात करें IITs इन सब की, हमको पहले और फोकस करना पड़ेगा अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहाँ पे उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फैसिलिटीज़, सर्विसेज भी मिले। IITs का system, of course, this is like a very prominent institutions for our country, and they have achieved a lot in the last, like 50-60 years of the history. So if you see that कि वहाँ पे नंबर जो है, अभी आजकल आपने बोला कि उनको प्लेसमेंट में दिक्कतें हो रही हैं, फॉर श्योर स्किल गैप इज ऑल्सो देयर। फोकस हमें इस पे करना चाहिए कि स्किल्स को और डेवलप करा जाए। IIT सिस्टम जो अगर आप बात करते हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ के आते हैं, इतना मेहनत करके आते हैं, वो उनका भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि उनको एक अच्छा जॉब मिले, अच्छा प्लेसमेंट मिले। अगर वो उनको नहीं मिलेगा तो IIT का जो बहुत लोग हम सपना देखते हैं, बहुत बच्चे हमारे जो हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहेगी ये सारी चीज़ें। तो सेकेंडली जो हमारे जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी उस लेवल पे पहुंचाया जाए, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, सर्विसेज दी जाए, क्वालिटी ऑफ जो टीचिंग है वो वहाँ पे इम्प्रूव करी जाए, जिससे वो बच्चा उसके लिए उसके जैसे सर बात कर रहे हैं कि मुंशारी हो या छोटे छोटे टाउन हो, उनको वो दूर ना जाना पड़े। एब्सोल्युटली, यानी कि शिक्षा सुलभ भी हो, सरलता के साथ साथ सुलभ भी हो, और हाई क्वालिटी एजुकेशन सुलभ हो। इसके लिए गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। इंटेंशन गवर्नमेंट का अच्छा लगता है, कोशिशें, लेकिन काम अभी धरातल पर बहुत ज़्यादा बचा हुआ है।